गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है भाषा। प्राचीन काल की भाषा। भाषा से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है हर काल में कि कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे हड़प्पा काल की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। उसके बाद जैसे आता है वैदिक काल की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। वैदिक काल की जो भाषा थी वो संस्कृत। वैदिक काल के बाद वैदिक काल में जैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों आते हैं। तो वैदिक काल की भाषा हो गई संस्कृत। उसके बाद जैसे महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल में दो व्यक्ति प्रमुख थे, महात्मा बुद्ध जिसने बौद्ध धर्म चलाया और महावीर स्वामी जिसने जैन धर्म चलाया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए। इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए, तो बुद्ध ने उपदेश दिए पाली में। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए, अर्धमागधी भाषा में। उसके बाद जैसे आता है मौर्य काल। महाजनपद काल के बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। कौटिल्य का नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही नाम है। तो अर्थशास्त्र आता है मौर्य काल में। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में की। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में की। मौर्य काल में फिर आता है जैसे 12 अंग। 12 अंग ये किससे थे? जैन धर्म से संबंधित थे। और 12 अंग है क्या? महावीर स्वामी की आदि शिक्षाएं 14 पर्व में थी। 14 पर्व, पूर्व या पर्व। महावीर स्वामी की आदि शिक्षाएं 14 पूर्व में संकलित थी। जब पहली जैन संगति हुई 300 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। जब पहली बौद्ध संगति हुई तो स्थूलभद्र ने जो 14 पूर्व थे उनको 12 अंग के रूप में संपादन किया। तो ये जो 12 अंग थे इनकी जो भाषा थी वो अर्धमागधी थी। अर्धमागधी। अर्थशास्त्र संस्कृत में 12 अंग अर्धमागधी भाषा में थी। उसके बाद आता है बौद्ध संगति। बौद्ध संगति चंद्रगुप्त मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। जो बौद्ध संगति है उससे संबंधित साहित्य है वो पाली भाषा में था। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में हुई, 12 जो अंग थे वो किस भाषा में लिखे गए, और जो बौद्ध संगति उनका साहित्य किस भाषा में लिखा गया, ये पाली भाषा में था। मौर्य काल के बाद में आता है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद में क्या आता है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का जो अधिकांश साहित्य है वो संस्कृत में लिखा गया है। मौर्योत्तर काल का जो अधिकांश साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है। मिलिंद एक रचना है मौर्योत्तर काल की। मिलिंद एक रचना है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पाली भाषा में लिखी गई। मौर्योत्तर काल में एक सातवाहन शासक था हाल। सातवाहन राजा था हाल।
हाल ने गाथा सप्तशती लिखी, गाथा सप्तशती, एक ग्रंथ लिखा जो प्राकृत भाषा में था। मौर्योत्तर काल में सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी जो प्राकृत भाषा में थी। ये जो पुस्तक है प्रेम संबंधित, प्रेम विषय ग्रंथ था, पुस्तक थी। उसके बाद देखो मौर्योत्तर काल का जो साहित्य था वो अधिकांश साहित्य संस्कृत में, मौर्योत्तर काल का अधिकांश साहित्य संस्कृत में, लेकिन जो अभिलेख थे ना, अभिलेख वो प्राकृत भाषा में ही खुदे रहते थे। मौर्योत्तर काल का जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में था, लेकिन जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में खुदे होते थे। इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, एक जो प्रश्न है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में खुदवाया गया था। इससे पहले जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जा रहे थे, और संस्कृत भाषा का लिखा हुआ पहला अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये मौर्योत्तर काल हो गया। मौर्योत्तर काल के बारे में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकांश साहित्य किसमें था? संस्कृत में। मिलिंदपनों की रचना पाली भाषा में हुई। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में रचना की जो प्रेम विषयक ग्रंथ है, और जो साहित्य संस्कृत में है लेकिन अभिलेख उनके प्राकृत में है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल में जो साहित्य मौर्योत्तर काल में जो साहित्य की भाषा संस्कृत थी, साहित्य व अभिलेख दोनों की भाषा संस्कृत हो गई। जो मौर्योत्तर काल में साहित्य की भाषा संस्कृत थी, अभिलेख की भाषा प्राकृत थी, यही गुप्त काल में आके इन दोनों की भाषा क्या हो गई? संस्कृत हो गई। उसके बाद जैसे पूर्व मध्य काल में सामंतवाद के कारण कई क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ जिनमें श्रेष्ठ साहित्य की रचना की गई। उनमें भी जैसे देखते हैं, जैसे कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ में साहित्य की रचना की गई कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में की गई, तेलुगु भाषा में की गई, ऐसे कन्नड़ भाषा में। पहला मानक ग्रंथ है, कन्नड़ भाषा का पहला मानक ग्रंथ है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष का कविराज मार्ग है। अमोघवर्ष का कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा का पहला मानक ग्रंथ। पंपा पुन्ना रन्ना, ये कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न है। त्रिरत्नों से भी संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पंपा पुन्ना रन्ना कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पंपा पुन्ना रन्ना। पंपा ने पंपा भारत, पंपा भारत नाम से महाभारत की रचना की। पंपा ने पंपा भारत नाम से कन्नड़ भाषा में महाभारत की रचना की। इसके बाद आता है जैसे तेलुगु भाषा।
तेलुगु। पूर्व मध्यकाल में इस भाषा का विकास हुआ। इसमें जैसे नन्नैया, टिकेन्ना, येरा परगड़ा, येरा परगड़ा महिला थी। तेलुगु भाषा के त्रिरत्न, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तेलुगु भाषा के त्रिरत्न नन्नैया, तिकन्ना और येरा परगड़ा, ये कन्नड़ भाषा के तेलुगु भाषा के त्रिरत्न है। तेलुगु भाषा का सर्वाधिक विकास विजयनगर के राजा के समय तेलुगु भाषा शिखर तक पहुंचा। उसके बाद में जैसे तेलुगु तो आ गया, तेलुगु के बाद तमिल भाषा, तमिल का था कंबन, ओटकुट्टन, पुंगलेंदी, ये तमिल भाषा के त्रिरत्न कंबन, ओटकुट्टन, पुंगलेंदी, ये तमिल भाषा के त्रिरत्न कहलाते हैं। कंबन ने तमिल में रामायण की रचना की, उसके बाद में जैसे कीर्तिव्यास ने बांग्ला में रामायण की रचना की, बांग्ला भाषा में रामायण की रचना की। सरला दास ने उड़िया में महाभारत की रचना की। तो इनसे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तमिल का त्रिरत्न कंबन, ओटकुट्टन, पुंगलेंदी। कंबन ने तमिल में रामायण की रचना की, कीर्तिव्यास ने बांग्ला में रामायण की, सरला दास ने उड़िया महाभारत की रचना की। इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल में मुस्लिम शासक हुए। सल्तनत और मुगल काल। सल्तनत और मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी ना, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है। राजकीय भाषा फारसी भाषा। सल्तनत काल और मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी भाषा थी। ये कई बार रिपीट होता है ये प्रश्न। मुगल काल में तो कहा जाता है कि फारस से, ईरान से भी ज्यादा भारतीय भाषा बोले जाने लगी फारसी। दूसरी, मध्यकाल में जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उनकी जो भाषा थी, धार्मिक ग्रंथों की भाषा, धार्मिक ग्रंथ थे वो अरबी भाषा में लिखे जाते थे। तो ये हमारा भाषा के ऊपर वीडियो था। इनसे संबंधित बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।